आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम पद के लिए कमजोर हुई भूपेंद्र हुड्डा की दावेदारी, चुनाव से पहले दिए ये संकेत। अस्थायी समिति सदस्य के चुनाव को मेयर डॉक्टर सैली ने बताया असंवैधानिक, कहा 5 अक्टूबर को दोबारा होगा चुनाव। बिहार में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट, नेपाल में भारी बारिश से उफान पर नदियां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की बड़ी छलांग, 39वें स्थान पर पहुंचा। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी, हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर। इजराइल का ईरान के अंदर सीक्रेट ऑपरेशन, सेना के अफसरों को मारा, जवाबी कार्रवाई से क्यों झिझक रहा तेहरान। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लो, चर्चों में यौन उत्पीड़न पर पोप पर बरसे बेल्जियम के राजा और पीएम। 77,000 करोड़ की मालकिन रतन टाटा के साथ है करीबी रिश्ता। भूल भुलैया 3 को देख लोगों को आई स्त्री 2 की याद, लिखा मोंजोलिका खतरनाक है। और लिम लिविंगस्टोन ने खोल दिए गेंद के धागे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हर राजनीतिक दल अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ दिखाई दे रहा है। इस बीच कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदारी पर कांग्रेस के सभी नेताओं की राय बटी हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार 27 सितंबर को करनाल में कहा, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस सरकार बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, या आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस में मतभेद है, हम सभी साथ हैं। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली नगर निगम में अस्थायी समिति के सदस्य के चुनाव को मेयर डॉक्टर सैली ओबरॉय ने असंवैधानिक करार देते हुए दावा किया है कि वे 5 अक्टूबर को सदन की बैठक में दोबारा से निष्पक्ष चुनाव करवाएंगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूरी चुनाव प्रक्रिया को मेयर के अधिकारियों का हनन बताया है। इधर इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने चुनाव को दुखद घटना बताया। चुनाव का परिणाम आने के बाद मेयर ने कहा कि भाजपा असंवैधानिक तरीके से बार-बार सदन को चलाने की कोशिश कर रही है। मेयर होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अस्थायी समिति के सदस्य का चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। बिहार के जल संसाधन विभाग ने बाढ़ के खतरे को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। विभाग के प्रधान सचिव ने सुपौल जिला प्रशासन के लिए भी अलर्ट जारी किया है। पत्र जारी करने के बाद से कोसी नदी इलाके में अधिकारियों की टीम आपातकालीन आपदा की संभावना को देखते हुए सुपौल डीएम के निर्देश पर लोगों को अलर्ट कर रही है। विभाग के अनुसार कोसी और गंडक नदियों के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सुपौल स्थित वीरपुर बैराज से 6,81,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने की संभावना है, तो वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज से 6 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक पानी का जलस्तर काफी ऊपर जा सकता है। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स यानी GII 2024 में भारत ने कुल 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वां स्थान हासिल किया है। भारत को 38.3 पॉइंट हासिल हुए। भारत ने इस इंडेक्स में बीते साल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। बीते साल 38.1 पॉइंट के साथ देश 40वें पायदान पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GII में 39वीं रैंकिंग को एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार एक वाइब्रेंट इनोवेटिव इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो युवाओं के जीवन को बदल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत केंद्रीय और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं के चार्ट में टॉप पर है। इसके अलावा भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों के समूह में एक ऐसा देश है जिसने अपने विकास के हिसाब से इनोवेशन में अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत निम्न मध्य आय समूह वर्ग के देशों में सर्वश्रेष्ठ इनोवेटिव इकोनॉमी है।
लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने शुक्रवार 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हवाई हमला किया। हैवी गाइडेड बम से किया गया यह हमला इतना तेज था कि तेज आवाज से बेरूत हिल गया। वहीं हिजबुल्लाह का मुख्यालय ध्वस्त हो गया। इस हमले के बाद मुख्यालय के ध्वस्त हिस्से से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और धुएं का गुब्बारा आसमान में छा गया। इजराइल ने यह हमला हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को निशाना बनाने के लिए किया था। वहीं बेरूत में लगातार भारी बमबारी जारी है। इजराइल ने हालिया दिनों में लगातार लेबनान और गाजा में ऑपरेशन किए हैं। इन ऑपरेशन में इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के कई कमांडरों को मारा है। लेबनान में उसने एक के बाद एक भीषण हमले किए हैं। इजराइल ने ईरान को भी लगातार चोट दी है। यहां तक कि एक सीक्रेट ऑपरेशन में उसने कुछ IRGC सदस्यों की हत्या करते हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी तेहरान से चोरी किए हैं। इन सब के बावजूद ईरान अब तक का फैसला नहीं कर पा रहा है कि उसे इजराइल का जवाब कैसे देना है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में एक धारा अपनी सरकार से खुश नहीं है। इसकी वजह से है कि इजराइल लेबनान में हमले करते हुए हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है, जो ईरान का करीबी और पुराना सहयोगी है। इसके बावजूद ईरान सहमत है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेकिशियान ने भी संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि उनका देश सभी के लिए शांति चाहता है और किसी से भी संघर्ष का इरादा नहीं रखता है। दुनिया में ईसाई मजहब के सबसे बड़े नेता पोप फ्रांसिस शुक्रवार को बेल्जियम की यात्रा पर पहुंचे, लेकिन वहां पर उनके साथ जो हुआ वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कैथोलिक चर्च में होने वाली महिलाओं के यौन शोषण की घटनाओं पर बेल्जियम के PM अलेक्जेंडर डी क्रू ने उन्हें जमकर सुना दिया। उन्होंने चर्च में यौन शोषण की घटनाओं को छिपाने की भयावह रिपोर्ट लेकर पोप फ्रांसिस पर निशाना साधा। साथ ही इस संबंध में ठोस कदम उठाने और पीड़ितों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की। प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने शुक्रवार को फ्रांसिस की यात्रा की शुरुआत के मौके पर यह बात कही। क्रू का भाषण पोप की किसी विदेश यात्रा के दौरान उन पर अब तक किए गए सबसे तीखे भाषणों में से एक था, जबकि राजनयिक प्रोटोकॉल के अनुसार सार्वजनिक भाषणों से आक्रोश को आमतौर पर दूर रखा जाता है। देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा की कामयाबी रतन टाटा के बिना अधूरी है। टाटा सन्स को आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचाने का श्रेय रतन टाटा को जाता है। रतन टाटा के कारोबारी रिश्तों के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उनके कई ऐसे करीबी रिश्ते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। ऐसा ही एक नाम है रोहिका साइरस मिस्त्री। रोहिका मिस्त्री टाटा सन्स के प्रमुख चेयरमैन साइरस मिस्त्री की पत्नी है। जून 2022 में एक कार हादसे में साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। पति के निधन के बाद रोहिका मिस्त्री के कंधों पर न केवल कारोबार की जिम्मेदारी बल्कि अरबों की दौलत आ गई। इस संपत्ति के साथ ही उनकी गिनती देश की अमीर महिलाओं में होती है। कार्तिक आर्यन और विद्या बालन की फिल्म भूल भुलैया 3 का टीजर रिलीज हो चुका है। इन झलकियों को देखकर जहां फैंस के रोंगटे खड़े हो गए, वहीं सोशल मीडिया पर लोग रिएक्शंस भी खूब दे रहे हैं। इस टीजर को देखकर इतना तो तय है कि सिनेमाघरों में दर्शकों का गला सूखने वाला है। इस दिवाली पर रिलीज हो रही फिल्म में मंजोलिका के घुंघरू की आवाज से फिर से महल के अंदर गूंजने वाली है, क्योंकि जिस कमरे में उसे कैद किया गया था वो दरवाजा एक बार फिर से खुल चुका है। मंजोलिका के रूप में विद्या बालन इस बार पहली फिल्म से कहीं ज्यादा कहर मचाने के मूड में दिख रही है। इस टीजर को देखकर लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। लियाम लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए चौथे वनडे में तूफानी पारी खेली। उन्होंने 27 गेंद पर 3 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 62 रन बनाए। चोटिल जोस बटलर की जगह टीम में शामिल किए गए दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने धमाल मचा दिया और मिचेल स्टार्क पर जमकर हमला बोला। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद इंग्लैंड ने बारिश से प्रभावित 39 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 312 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। एडम जंपा ने जब हैरी ब्रूक का विकेट लिया तब लिविंगस्टोन बल्लेबाजी करने आए। इसके बाद जैसे इंग्लैंड की रन गति को पंख लग गया, लिविंगस्टोन ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए गेंद को ज्यादातर बाउंड्री के बाहर ही रखा।